चल, आज लॉज ऑफ मोशन, उसमें आगे के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या देख लिया है? फर्स्ट लॉ, उसके रिलेटेड चीजें देखी, एंड सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया, मोमेंटम क्या है वो भी देख लिया, इम्पल्स ऑफ फोर्स, ये सारी कुछ न्यू क्वांटिटीज थी जो भी हमने देख लिया है। बराबर, अभी तक जो भी था वो ऑलमोस्ट हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके थे, वही चीजें देख रहे थे। बराबर, अब यहाँ पर जो ये लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो पढ़ेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन जो है वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आपको लगेगा कि अब 9th स्टैंडर्ड के बियॉन्ड कुछ आप जो है वो देख रहे हो। बराबर, तो थर्ड लॉ खत्म होगा तब तक तो आपको फिर भी थोड़ा सा ऐसे ही लगेगा कि वही चीजें जो है वो हम लोग रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं थर्ड लॉ से। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, सबको याद होगा, सबको पता होगा, है ना? क्या होता है? एवरी एक्शन, yes, every action has equal and opposite reaction. पूरे फिजिक्स में शायद सिर्फ ये चीज होगी जो आती होगी हमेशा के लिए। अगर मैं बोलूं कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला थ्रू आउट द फिजिक्स याद रखना, तो वो शायद याद रहे या ना रहे, बट इसके लिए मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा कि ये याद रखना है, फिर भी ये याद रहेगा। बराबर ना? क्योंकि क्या होता है कि मम्मी ने चांटा तो मारा होगा कभी, बराबर ना? तो हम कैसे खुद को कंसोल कर सकते हैं कि हाँ हमें भी चाटा पड़ा है ना, तो साथ में मम्मी के हाथ के भी थोड़ा सा वो उसका रिएक्शन जो है वो गया होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम दुखी नहीं है, थोड़ा सा वो भी दुखी होंगे, है ना? या मम्मी चाटा नहीं मार रही है, कोई दुश्मन चाटा मार रहा है, तो और अच्छा लगेगा कि हाँ चल मेरे को ही नहीं लगा, तेरे को भी लगा ही होगा। ठीक है, ये चीज हुई होगी। तो बट ये चीज है ना, इसमें क्या होता है, सिर्फ इसी चीजों में नहीं, काफी सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं या काफी सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहां पर ये आप देखोगे। तो कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी है जहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी? हाँ, इसके ऊपर से सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल इन्वेंशन हुआ है वो है रॉकेट। रॉकेट का इन्वेंशन, उसके अंदर क्या होता है रॉकेट के लिए? रॉकेट जो होता है, कौन से ये कंसेप्ट के ऊपर काम करता है? तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं इसमें से, एग्जॉस्ट गैसेस, वो एग्जॉस्ट गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रस्ट लगाते हैं। बराबर, और वो थ्रस्ट इतना सफिशिएंट होता है कि जो भी पेलोड होता है इसके अंदर, जो भी ये टोटल मास होता है, उसको सफिशिएंट थ्रस्ट मिल पाए यहां से ऊपर उठने के लिए। और इसको तो कहां तक जाना होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना होगा, उसको एस्केप करके जाना होगा ना। तो बहुत ही ज्यादा चाहिए, ऐसे नहीं है कि बॉल की तरह फेंका और वो वापस आ जाए, है ना? तो इसके लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए। बराबर, तो यहां पर भी होता यही है कि एक जो है वो एक्शन लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और उसका रिएक्शन जो है वो दिखता है। काम किसके ऊपर सिर्फ होता है? जो फ्यूल होता है उसके ऊपर, और उसके थ्रू बनाया जाता है कंबस्शन के थ्रू एग्जॉस्ट गैसेस। बस उतना ही काम होता है, बाकी सारा जो काम होता है जो रिक्वायर्ड है कि इसको ऊपर भेजना है, तो वो बाकी काम हो जाता है अपने आप। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल इसका जो है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो यहाँ पर। अब बाकी ये तो हो गई एक साइंटिफिक जो है वो काम की चीज हो गई ना, बराबर। बट नॉर्मल जो हम डे टू डे रूटीन में होता है, इसमें भी एनकाउंटर करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप चल रहे होते हो, वॉक कर रहे हो, तो वॉक करने के टाइम पे क्या होता है, हम चलते हैं, तो मैंने ये आगे स्टेप लगाया, मतलब कि जो ये सरफेस है, बराबर, फ्लोर है, वो फ्लोर भी इसके ऊपर, मेरे पैर के ऊपर एक रिएक्शन लगा रहा होगा। मेरा जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और जो फ्लोर है वो फ्लोर भी अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। सपोज के फ्लोर जो है वो मुझ पर फोर्स नहीं लगा रहा होता, तो क्या होता? वॉक नहीं कर पाते सिर्फ,
मेरा वेट है, मेरा वेट तो डाउनवर्ड जाएगा ना, मेरा वेट डाउनवर्ड जाएगा तो ये जो सॉइल है वो सॉइल मुझे अपने अंदर समा लेगी, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ। अब ये जो दलदल होती है, वो दलदल में क्या होता है, दलदल के अंदर कुछ चीज होती है या आदमी होता है, वो अंदर चला जाता है ना, वो क्यों होता है, तो जो दलदल होती है वो ठीक से रिएक्टिव फोर्स नहीं लगा पाती उतना, बराबर, उसकी वजह से वो उसके ऊपर वॉक नहीं कर पाते, या वहां से वो बाहर निकलना चाहे तो उसको कुछ एक्सटर्नल फोर्स, किसी को उसको खींचना पड़े, या ऐसे होता है। ठीक है, तो ऐसे काफी है, मैं यहाँ पर लिख रही हूं तो लिखने के लिए भी आप बोलोगे कि फ्रिक्शन चाहिए, उसमें फ्रिक्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, ये बोर्ड है, वो बोर्ड भी सामने रिएक्शन लगा रहा होगा। मैं ऐसे यहाँ पर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही हूँ, तो प्रेशर के सामने बोर्ड भी रिएक्शन जो है वो लगा रहा होगा। तो कोई भी जहां पर भी कांटेक्ट आया और फोर्स लगा तो सामने से रिएक्शन जो है वो तो लग ही रहा होगा। तो ये बेसिक एक फंडामेंटल चीज है जो हम डे टू डे रूटीन में देखते हैं, इसीलिए भी ये कंसेप्ट है वो हमें जल्दी से समझ में आ जाता है। अब हमने सेकेंड लॉ जब देखा तब उसके ऊपर से हम लोग फर्स्ट लॉ तक पहुंचे थे, याद है, F इक्वल्स टू एम ए देखा, फिर A को 0 बताया, फिर बताया कि V जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, A 0 हुआ तो मतलब कि उसके अंदर वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं हो रहा, रेस्ट पे है तो रेस्ट भी रहेगा, या मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगा, जिसके लिए हमने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ तक गए थे, तो उनका इंटरकनेक्शन जो है वो दिखाया। वैसे ही अब ये थर्ड लॉ है, तो ये बोलेगा कि मैं तो इतना फेमस हूं, सबको जल्दी से याद हो जाता हूं, तो मेरा भी कुछ कनेक्शन दिखाओ सेकेंड लॉ के साथ, बराबर, मैं कोई अकेला ऐसे थोड़ी बैठा रहूंगा थर्ड लॉ की तरह सेपरेटली, तो इसका भी हम लोग कनेक्शन दिखाएंगे सेकेंड लॉ के साथ। तो मान लो सबसे पहले हम इसके पहले बात कर लेते हैं कि एक्शन और रिएक्शन ये चीज होती है वो किसके ऊपर एक्ट होती है, उसके बाद उसके ऊपर जाते हैं। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक वॉल है, इसको यहां से दबा के रखा है, या तो फिर ऐसे हम लोग नीचे से भी बोल सकते हैं, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो ये नीचे की तरफ जितना ये बॉडी फोर्स लगाएगी उतना ही ये वाला जो सरफेस है जो कांटेक्ट में है वो अपवर्ड में रिएक्शन लगा रही होगी। रिएक्शन है इसलिए हम लोग आर लिखते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है उसको mg बोल रहे हैं। क्लियर, तो रिएक्शन एंड mg जो है वो दोनों सेम लग रहे होंगे। ये mg है वो किसने लगाया, ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट ने लगाया, किसके ऊपर लगा, सरफेस के ऊपर। ठीक है, वैसे ही यहां पर फोर्स कुछ लगा रहे, इसको यहाँ पे चिपका के रखा। मान लो कि कोई लैडर है, वो लैडर को हम लोग ऐसे स्लैंट करके रखते हैं, तो वो लैडर जहां पर कांटेक्ट में होगी वॉल के साथ, वॉल के अगेंस्ट उसको रखा हुआ है, तो वॉल के साथ जहां पर कांटेक्ट में होगी वहां से लैडर उसके ऊपर, वॉल के ऊपर फोर्स लगा रही होगी, और वॉल लैडर के ऊपर फोर्स लगा रही होगी, और वो बैलेंस हो गया तब जाके वो लैडर वहां पर टिकी हुई है ना। तो यहां पर भी फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो वॉल के ऊपर यहां पर लगाया, और वॉल सामने रिएक्टिव फोर्स है वो एक्सर्ट कर रही होगी। तो आप देख रहे हो हर एक केस के अंदर जो फोर्स लग रहा है एक टाइप का वो एक बॉडी के ऊपर लग रहा है, और दूसरा फोर्स है वो दूसरी बॉडी के ऊपर लग रहा है दोनों ही इक्वल एंड ऑपोजिट, बट कोई एक बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, वो अलग अलग बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो हमें जनरली क्या आदत है कि फोर्स एक इस तरफ है एक इस तरफ है तो नेट फोर्स 0 हो गया, ऐसे हम बोलते हैं ना, नेट फोर्स 0 हो गया। इसके वो नेट फोर्स 0 कब बोलना होता है, जब एक ही बॉडी के ऊपर वो दोनों फोर्सेस लग रहे हो और इक्वल और ऑपोजिट हो। तो यहां पर तो क्या है, एक बॉडी के ऊपर लग ही नहीं रहे हैं, इसलिए हमें नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऐसे नहीं है कि पहले एक्शन हुई उसके बाद रिएक्शन आया, ऐसा भी नहीं होता, साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, इक्वल एक्ट करते हैं, और अलग अलग बॉडीज के ऊपर एक्ट करते हैं। इतनी चीजें इसके ऊपर से हमें ध्यान में रखनी है। अब हम लेते हैं कि मान लो कि कोई
इसके ऊपर से जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो फॉर्मूला कैसा लिखेंगे हम? फॉर्मूला हम लिखेंगे ऐसे F1 इक्वल्स टू F2। और अगर मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ ना देखूं और इसकी डायरेक्शन भी देखूं तो मुझे यहाँ पर माइनस साइन लिखनी चाहिए। तो मैथमेटिकल इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना F1 इक्वल्स टू माइनस F2। इसको मैं F1 बोल दूं, इसको F2 बोल दूं, तो हुआ ना ये चीज। अब मैं एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो कुछ चेंज हो रही है, ऐसे मैं बताऊं कि पहले u1 थी, इनिशियल स्पीड है वो u1 है, जो बाद में है वो v1 जितनी हो जाएगी। तो मेरे पास ये बन जाएगा फोर्स इक्वल्स टू ये होता है m1 v1 माइनस m1 u1। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए इतना है और उसके लिए टाइम लगा ये मैंने क्या किया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किया। सेकेंड लॉ है ना, सेकेंड लॉ है F1 इक्वल्स टू m1 v1 माइनस m1 u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब समझ लो कि ये ब्लॉक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट मतलब मैं सरफेस ले लूंगी। ओके, तो अभी हमने ऐसे लिया। अब F2 इक्वल्स टू m2 v2, मान लो कि इसके अंदर जो चेंज हो रहा है वो कुछ इतना हो रहा है, m2 v2 अपॉन डेल्टा टी। सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए F2 है वो m2 v2 माइनस m2 u2, ये चीज हमने लिखी। अब थर्ड लॉ तो हमें ये बताता है कि F1 इक्वल्स टू, बट थर्ड लॉ तो ये बताता है कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्या थे, इक्वल है और ऑपोजिट है। तो F1 इक्वल्स टू माइनस F2, है ना। अगर ये दोनों में रिएक्शन और एक्शन फोर्सेस की बात कर रही हूं कि एक्शन इतना हो रहा है तो रिएक्शन इतना मिल रहा है, तो ये दोनों तो इक्वल होने चाहिए और ऑपोजिट साइन में होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब सब्सटीट्यूट कर रही हूँ m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन डेल्टा टी। मान लो कि मैग्नीट्यूड ही सिर्फ बाद में हमें लेना होगा तो इधर प्लस कर देंगे, डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू m2 u2 माइनस m2 v2, माइनस साइन है वो मैंने अभी यहां पर दे दी। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। इस सब ऑब्जेक्ट इस टर्म को मैंने यहां पर लिया, ये टर्म को यहां पर लिया। हमने क्या किया अभी यहां पर, ये फाइनल कंडीशन हुई, फाइनल वेलोसिटी है दो की, ये क्या हुआ, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है दोनों की। जो सिस्टम थी, सिस्टम बनी हुई है, वो सिस्टम की इनिशियल सिचुएशन के लिए, ये फाइनल सिचुएशन के लिए। आपको यही लेना ऐसे जरूरी नहीं है, आप समझ सकते हो कि दो बॉल है जो टकरा रहे हैं, बराबर ना। तो बॉल टकरा रहे, आए एक दूसरे के पास और टकराए। टकराने के बाद फिर शुरू में जो उनकी वेलोसिटीज थी वो कितनी थी, u1 और u2। एक बॉल की मार्बल्स थे या बॉल थे, तो एक बॉल की u1 थी, दूसरे बॉल की u2 थी, ठीक है। और इनका मास था m1 और m2। टकराया, टकराने के बाद वो कहीं पर ये इस तरफ गया होगा, ये यहाँ पर गया होगा, तो वेलोसिटी इनकी चेंज हो गई, एक की हो गई v1, दूसरे की हो गई v2, बट मास तो वही रहेगा। तो ये हो गई इनिशियल सिचुएशन, फाइनल सिचुएशन। तो ये है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट वन, फॉर ऑब्जेक्ट टू। हुआ कि नहीं, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, है ना। तो ये हो गया हमारे पास इनिशियल मोमेंटम। और ये क्या हो गया, m1 v1 m2 v2 मतलब फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। तो पी एफ इक्वल्स टू पी आई तो क्या बताता है, पी एफ इक्वल्स टू पी आई क्या बताता है, ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, which represents लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर शुरू क्या किया, ये सेकेंड लॉ लिया। सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ के अंदर हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लिया, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लिया, जो उनकी स्पीड थी वो स्पीड से चले जा रहे थे वही स्पीड ली, बट साथ में यूज कर लिया हमने थर्ड लॉ को। तो सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ जो है उनको कंबाइन करने पर हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक। तो हमने सेकेंड, थर्ड एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बीच इंटर रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करके दिखाया। क्लियर ये चीज? ओके। तो थर्ड लॉ जो है इसके बारे में फिर जब हम लोग सीधा सीधा ही हमें देखने को आएगा जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के ऊपर रखा है, तो उसी टाइम पे हम लोगों को लेना होगा कि इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर सपोज के ऐसे रख दिया है तो इसके ऊपर रिएक्शन कितना लग रहा होगा, ये mg भले ही ऐसे है बट ये रिएक्शन जो होगा वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा होगा। इसके लिए फिर अगर ऐसे पड़ा हुआ है तो मैंने mg नीचे लिया, r यहाँ पर लिया, ये R यहाँ पर लिया, क्यों ऐसे लिया, R जो है वो रिएक्शन फोर्स जो है वो क्यों यहीं पर लिया, बिकॉज सरफेस जो है वो सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे मिल रहा था, यहाँ पर सरफेस से परपेंडिकुलर ऐसे मिल रहा था, तो ऐसे इंक्लाइंड केस में भी सरफेस से परपेंडिकुलर तो यही रहेगा ना, और mg जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो हर एक केस में R और mg जो है वो एग्जैक्टली दोनों से ऑपोजिट होंगे ऐसे बनेगा नहीं। अब ऐसे केस में ये R को बैलेंस करने के लिए mg जो है ना उसके दो कंपोनेंट्स यहाँ पर बन रहे होंगे। फिर आपको पता है कि यहाँ पर एंगल ये थीटा लिया तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। सो रिएक्शन फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा नॉट बाय mg। इसको यहाँ पर टिकाने के रखने के लिए ये टिक के यहीं पर रहे तो उसके लिए ऊपर और नीचे और ऊपर ये जो है इंक्लाइंड में नीचे और ऊपर वो दोनों बैलेंस होने के लिए फिर जो ऊपर ना चला जाए या नीचे ना गिर जाए उसके लिए mg cos थीटा r को बैलेंस करके रख रहा होगा। फिर हम फ्रिक्शन देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, तो फ्रिक्शन उसको ऊपर रोक के रख रहा होगा, जो हम फ्रिक्शन को सेपरेटली स्टडी करेंगे उसके अंदर आएगा। क्लियर? तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो है उसके ऊपर जाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि लिफ्ट है कोई रिएक्शन, ये थर्ड लॉ जो है वो कंप्लीट हो गया। अब लिफ्ट के केसेस हम लोग देखेंगे कि कोई एक लिफ्ट है और उस लिफ्ट के अंदर कोई इंसान मूव कर रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही होगी, नीचे जा रही होगी या रेस्ट पे होगी, और लिफ्ट के अंदर आदमी खड़ा हो गया वेइंग स्केल के ऊपर, लिफ्ट के साथ अकेला नहीं गया है, वो क्या कर रहा है वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा हुआ है और फिर अपना वेट जो है ना वो मेजर कर रहा है। वेट क्या होता है, मास नहीं, वेट क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, राइट। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी कितनी लग रही है, ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए कोई दूसरा एसेलरेशन है या नहीं, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एसेलरेशन, उसके सामने कोई दूसरा कट करने वाला एसेलरेशन लग रहा होगा ना, तो तब वो वेट जो है जो उसका एक्चुअल है उससे कम या ज्यादा दिख सकता है। अब लिफ्ट मूविंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम देखते हैं अभी लिफ्ट के केसेस, लिफ्ट मैन केसेस। सबसे पहला केस हम लेते हैं कि लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट स्टेडी होगी, बंद खड़ी है और उसके अंदर आदमी चला गया और उसने अपना वेट जो है वो मेजर किया, तो चाहे वो लिफ्ट के बाहर खड़ा हो या लिफ्ट के अंदर खड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में उसका जो वेट है वो वही का वही दिखेगा उसको। मैं अभी डिटेल में उसको दिखाती हूँ आपको कैसे होगा। सेकंड केस होगा उसमें हम ऐसे लेते हैं कि लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग विथ
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज 0। क्लियर? तो अब इस केस के अंदर, इस केस के अंदर दोनों केसेस जो है उसमें देखो, ये है एक लिफ्ट और लिफ्ट के अंदर ये बंदा खड़ा हुआ है, नीचे है यहाँ पर वेइंग स्केल। अब आदमी जो है उसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और रिएक्शन जो लग रहा होगा, जो ये सरफेस लगा रही होगी वो ऊपर की तरफ लगा रही होगी। क्या दोनों केसेस के अंदर कुछ भी एक्सेलरेशन है? स्टेशनरी होगी तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। सेकंड केस में क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही ये कि एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं है मतलब कि इनके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, बराबर ना? इनके अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो R इज बैलेंस्ड बाय mg। जो R है ये हम लोग बोलेंगे इसको, R को एपेरेंट वेट, और mg जो है वो है एक्चुअल। इस तरफ R के अलावा जो भी आएगा वो हो जाएगा एक्चुअल वेट, एपेरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट, राइट? तो एपेरेंट एक्चुअल वेट जो होता है, एपेरेंट वेट मतलब जो दिखता है, एपेरेंट वेट मतलब जो दिखता है कि इतना होगा, स्केल के ऊपर उतना दिखेगा। जो वेइंग स्केल है ना, वो वेइंग स्केल के ऊपर उतना दिख रहा होगा। एक्चुअल वेट तो जितना होगा उतना होने ही वाला है, बट दुनिया को दिखाने के लिए वो जो वो क्या दिखाएगा, देखो इतना है मेरा, तो मैं बहुत बता रहा हूँ ना, वेइंग स्केल इतना ही दिखा रहा है मेरा, तो मेरा 80 किलो नहीं है, मेरा 60 किलो ही है। या फिर कोई बहुत दुबला होगा, मेरा 35 किलो नहीं है, मैं 50 किलो 55 किलो का तो हूँ, बराबर ना? तो एपेरेंट मतलब दिखता कितना है, बट उससे जो एक्चुअल है वो चेंज नहीं होगा। एक्चुअल मतलब सिर्फ mg से जो होगा वो एक्चुअल होता है, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो मतलब और कोई एक्सेलरेशन होगा ना तो वो चीज एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अभी के केस में ये दोनों केसेस के अंदर एपरेंट एंड एक्चुअल वेट सेम ही आएंगे। 35 किलो का बंदा 35 किलो ही दिखाएगा, वेट वेइंग स्केल उसको उतना ही दिखाएगा, और 90 किलो वालों के लिए 90 किलो ही दिखाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं जिसके अंदर लिफ्ट है, उसकी एक्सेलरेटेड मोशन देखते हैं, और लिफ्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर जा रही होगी, मान लो कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा उस केस के अंदर? ये फिर से हम लोग लिफ्ट में उस बंदे को लेके आए और खड़ा कर दिया इसके ऊपर, उसके वेइंग स्केल जो है उसके ऊपर। अब mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली लगेगी, तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहां पर है? तो मोशन जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है लिफ्ट। अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब एक ही डायरेक्शन, सिर्फ एक ही, हाँ, एक ही डायरेक्शन अपवर्ड हो गई। इस ए की वजह से यहां पर एम ए वाला जो फोर्स लगेगा वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो ये फील होता है, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो मतलब फॉल्स। सूडोपोडिया होता है ना अमीबा के लिए, वो फॉल्स लेग्स जो होते हैं, तो यहां पर भी सूडो फोर्स, सूडो मतलब ये एक्चुअल फोर्स नहीं है, उससे गलत वाला फॉल्स फोर्स है। आप मैरीगो राउंड में बैठे होंगे, तो मैरीगो राउंड में जब ऊपर से और ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तब क्या फील होता है? ऊपर से नीचे आ रहे हो तो
थोड़ा सा वेटलेस जैसे लगता है और कम, और ऐसे लगता है कि हम ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा हवा में आ गए हैं, जितने हैं उससे कम वेट लग रहा है, ऐसे फील होता है। तो क्या एक्चुअल ऐसे हो गया होता है? नहीं ना। आपको ऐसे लगे कि मैं हवा में रह जाऊंगा, अभी जा रहे होते हैं नीचे बट लगेगा कि आप ऊपर रह जाओगे। तो वो जो फोर्स आप फील करते हो वो हो गया सूडो फोर्स, गलत वाला जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। ऑब्वियसली मैरी गो राउंड नीचे आ रहा है तो आपके ऊपर फोर्स नीचे ही लग रहा है, बट फील करोगे उससे उल्टा। तो यहां पर इस केस के अंदर फोर्सेस कितने लग रहे हैं? 1, 2 एंड 3, आर, एम जी एंड एम ए, ये फोर्सेस है। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। तो अब इसके ऊपर से मुझे अगर एफ नेट लिखना है तो एफ नेट में क्या लिखूंगी? एफ नेट, नेट फोर्स। अभी मान लो कि मैं इसको ना देखूं तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू, एफ नेट इक्वल्स टू आर माइनस एम जी, है ना, आर माइनस एम जी। या तो फिर मैं इसको साथ में देखूं तो मुझे लिखना चाहिए अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, आर इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। ऐसा क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि भले ही लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही हो, क्या लिफ्ट ऊपर जाने की वजह से आदमी है वो ऊपर उठा खुद अकेला लिफ्ट से सेपरेट होके? नहीं ना। आदमी जो है वो नीचे धंस गया? नहीं हुआ। वो लिफ्ट के साथ साथ जहां पर है वहां पर जा रहा है, बराबर। तो यहां पर दोनों फोर्सेस जब बैलेंस हो रहे होंगे, दोनों डायरेक्शन वाले फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे, तभी ये चीज पॉसिबल है। तो अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड ये हमने किया यहाँ पर। तो आर को तो क्या बोलते हैं हम लोग? एपरेंट वेट। और उसके बाद एक्चुअल वेट इतना है, एक्चुअल वेट कितना है? mg। mg में कुछ ऐड करोगे तब जाके एपरेंट वेट मिल रहा है। तो एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट वो एक्चुअल वेट से कुछ ज्यादा है, ऐसा हुआ कि नहीं? एक्चुअल वेट में कुछ ऐड किया तब जाके एपरेंट मिला। तो लिफ्ट जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी तब जो मैन है उसका वेट ज्यादा दिखेगा। लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी तब इस एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से, एमए वाले एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से, ये जो वेइंग स्केल है वो जितना पहले पॉइंटर के ऊपर होगा उससे और ज्यादा वो दिखा रहा होगा। तो वेट जो है वो ज्यादा शो करेगा, बराबर। तो मोर weight is indicated by weighing scale, इस केस में ऐसा होगा। क्लियर? लिफ्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लेंगे, लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी तो अब हम लेंगे लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो फोर्थ केस में लिफ्ट इज मूविंग in downward direction with uniform acceleration। तो फिर से डायग्राम जो है वो बना लेते हैं हम लोग। वेइंग स्केल रख दिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg जितना फोर्स लग रहा है, r अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स लगेगा। अब लिफ्ट कहां पर जा रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दिखा देते हैं। एक्सेलरेशन मैं ए जो है उसको ऐसे डॉटेड करके इसलिए दिखा रही हूं कि आप जब ऐड करने जाओ तो आपको ध्यान में रहे कि मुझे फोर्स है उसको ऐड करना है, तो मैं फोर्स की डायरेक्शन देखूं ना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो इसको हमें ज्यादा ध्यान पे नहीं लेना है, हमें एम ए को ध्यान पे लेना है, और जिस डायरेक्शन में ए होता है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एम ए लिखना होगा। ठीक है, तो आर, एम ए और एम जी, ये तीन की डायरेक्शन ये हमें मिल गई।
अब फिर से हम वही चीज करते हैं, अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, R प्लस एम ए, ये अपवर्ड में है दो फोर्सेस तो उनको ऐड किया, इक्वल्स टू एम जी, ये डाउनवर्ड वाला जो फोर्स है वो लिख दिया, हो गया। अपवर्ड वाले फोर्स एक साइड, डाउनवर्ड वाले एक साइड। तो R इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, ये होगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये है एपरेंट वेट, ये है इस तरफ वाला एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट जो होगा उसमें से कुछ माइनस किया तब जाके हमें R मिला। तो ये ज्यादा होगा तभी जाके ये एपरेंट वेट है वो हमें मिलेगा ना। इसमें से कुछ माइनस किया, कम किया, तब जाके ये बन रहा है, मतलब कि ये ज्यादा है। तो एक्चुअल वेट है वो ज्यादा हो गया, एक्चुअल वेट ज्यादा होगा और वेइंग स्केल है वो कम वेट दिखाएगा, बराबर। तो जो दुबला बंदा होगा जिसको वेट ज्यादा दिखाना है उसको कौन सी लिफ्ट में जाना चाहिए, और जो मोटा बंदा है जिसको वेट कम दिखाना है उसको कौन सी लिफ्ट में जाके मेजर करना चाहिए, वो आपको दोनों के ऊपर से पता चल गया, बराबर। यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेइंग स्केल विल शो लेस वेट, एपरेंट वेट कम दिखाएगा। क्लियर। चार मेन केसेस जो आपने देख लिए, चार में से पहले दो केसेस है तो वो सेम वाले, जिसमें एपरेंट और एक्चुअल वेट जो है वो दोनों सेम होंगे, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या तो लिफ्ट जो है वो स्टेशनरी हो। दो केसेस उसके बाद हमने लिए, लिफ्ट अप ऊपर जा रही हो नीचे जा रही हो, साइड वे तो जाने वाली है नहीं, बराबर। कोई सुरंग के अंदर तो अभी हम लोग लिफ्ट में जा रहे हो ऐसे नहीं देख रहे। फिर कन्वेयर बेल्ट वाले आएंगे कि उसके ऊपर जो बंदा है वो चल रहा होगा, फ्रिक्शन और वो सब लेंगे ना, उसके बाद फिर वो सारी चीजें आएंगी। बट लिफ्ट केसेस के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर यही लेंगे। और लास्ट में हमें देखना है, कभी कभी हादसे भी तो होते हैं, जितने ज्यादा इन्वेंशन, सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो सीढ़ियों से चढ़ने में तो क्या ज्यादा से ज्यादा स्लिप हो गए, ऐसे होगा। अब लिफ्ट से जा रहे हैं तो ये तो हुआ मशीन, मशीन कभी खराब भी तो हो सकता है ना। तो उसका जो केबल होता है वो केबल भगवान ना करे और अंदर कोई बंदा है उस टाइम पे टूट गया, और उसी टाइम पे वो वेइंग स्केल जो है उसके ऊपर खड़ा हुआ है कि जा आज तो जाके मैं मेजर करूंगा कि कितना वेट है, आज तो मुझे कम दिखाना है, आज तो मुझे ज्यादा दिखाना है, और उसी टाइम पे वो रोप जो है वो कट गया। तो उस केस में क्या होगा, तो फिफ्थ केस हमारा बनेगा कि लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, मुक्त हो गया ये जीवन से लिफ्ट। अभी लिफ्ट, आदमी का क्या होगा वो तो पता नहीं है। तो यहां पर एम जी है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, लिफ्ट है वो फ्री फॉल कर रही है मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो, और फ्री फॉल है तो फ्री फॉल के केस में हम एक्सेलरेशन कितना लेते थे, जी के जितना ही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जितना लेते थे, तो A इक्वल्स टू जी ही लेंगे, यही चीज हो जाएगी। और इसलिए हमें एम ए वाला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। ये कौन सा, ये एम ए की वजह से, लिफ्ट के गिरने की वजह से आया एम जी, और ये वाला एम जी उसका खुद का वेट है उसकी वजह से आया, और रिएक्शन तो ऊपर ही लगेगा। तो अब रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से, R प्लस एम जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा, सिर्फ एम जी कट हो गया तो रिएक्शन लगेगा 0, मतलब एपरेंट वेट है वो अभी कुछ दिखाएगा नहीं, रियल वेट और एपरेंट वेट में फर्क रहेगा। रियल वेट तो जो है वो रहेगा ही, बराबर, बट एपरेंट वेट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे पॉइंटर जो है वो 0 के ऊपर शो कर रहा होगा। तो ये लिफ्ट के केसेस है, इसके ऊपर से सम्स जो है, या फिर सिंपल एमसीक्यू जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के हो जिसमें कैलकुलेट ना करना हो, वैसा भी आपको पूछा जा सकता है।